नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पीआईबी न्यूज एनालिसिस को कवर करते हैं। नवंबर मंथ में फर्स्ट वीक को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक वो सेशन नहीं देखा है तो यू मस्ट बी वॉच, आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। नवंबर मंथ में 8 से लेकर 15 नवंबर तक हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप लोगों के लिए एग्जाम्स में जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इससे काफी एनहेंस होती है। और हम लोग अगर यूपीएससी स्टेट पीसीएस की बात करें तो वहां पर अगर आप लोग स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में भी ये सेशन काफी हेल्प करता है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग को ये सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021, ये मेरा इंस्टा हैंडल है। इसके साथ में ही टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप लोगों को कई लेक्चर्स मिलेंगे, कई मोटिवेशनल लेक्चर्स भी आप लोगों को मिलेंगे। इसके साथ में लेक्चर की पीडीएफ जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो जरूर एक बार विजिट कीजिएगा दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है जैसे द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो। पॉक्सो के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि पॉक्सो एक्ट जो है वो 2012 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। और तब से लेकर हम लोग बच्चों के ऊपर जो यौन अपराध होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं, उनको निर्धारित करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे जो है वो नियम बनाए गए हैं। फिर हम लोग बात करेंगे एक अवार्ड की, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 की बात करेंगे, पुलित्जर अवार्ड की बात करेंगे, 22nd लॉ कमीशन की बात की जाएगी। फिर हम लोग बात करेंगे इंक्लूजन ऑफ दलित क्रिश्चियन, दलित मुस्लिम इन एससी लिस्ट, अनुसूचित जाति की सूची में दलित ईसाइयों, दलित मुस्लिमों को शामिल करना कहां तक जायज है वो हम लोग देखेंगे। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जैसे हम लोग बात करें कि जो जजेस केस होते हैं, जैसे फोर्थ जजेस केस था 2015 के अंदर हुआ, फर्स्ट जजेस केस 1984 के अंदर, फिर 1992, 1998, 2015, ये कई सारे जो है कॉलेजियम के लिए बहुत सारे जजेस केस जो थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि कॉलेजियम होता क्या है वाकई में। पॉक्सो के जो है एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो यहां से आप लोगों को फुल फॉर्म जो है वो पता होनी चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, बच्चों के खिलाफ, बच्चों के ऊपर जो यौन अत्याचार होते हैं, अपराध होते हैं, उनसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। काफी अच्छा है और भारत के अंदर ये जो अधिनियम बनाया गया है ये बहुत अच्छा साबित भी हो रहा है, बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। तो जानेंगे हम लोग की कॉन्टेक्स्ट क्या है अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्या सैलेंट फीचर्स हैं वो हम लोग देखेंगे, और देखेंगे कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इसने कैसा परफॉर्म किया है, क्या कंसर्न है इसको लेकर, और आगे का रास्ता क्या है वो भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले पॉक्सो की बात करें। पॉक्सो अधिनियम नीलगिरी में आदिवासियों के, नहीं कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो रिसेंटली क्या हुआ है कि नीलगिरी की पहाड़ी आप लोगों को पता होगा कि केरल और तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और वहां पर जो ईस्टर्न घाट्स हैं और वेस्टर्न घाट्स हैं दोनों आपस में मैच करते हैं नीलगिरी पर आकर। तो आदिवासियों को कानून के साथ संघर्ष में जो है वो लाता है, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के युवा विवाह के भीतर या बाहर संबंधों में अधिनियम के कड़े प्रावधानों के अधीन आते हैं। अब जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी शादी 18 से कम वर्ष की उम्र में हो जाती है, और वहां पर अगर यौन अत्याचार का कोई भी मामला आता है, सेक्सुअल ऑफेंस का कोई भी मामला आता है, तो इस परिस्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि क्या उन पर भी यही कानून लागू होता है। तो रिसेंटली केरल के अंदर जो है ये मामला अभी चर्चा में रहा है। एक अन्य मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि भारत के विधि आयोग को सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए पॉक्सो अधिनियम में आयु मानदंड का पुनर्विचार करना होगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी सेक्सुअल इसके अंदर जैसे हम लोग कहते हैं कि इंटरकोर्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सहमति से अगर हो रहा है तो उसमें क्या पॉक्सो अधिनियम जो है वो वाकई में 18 वर्ष से कम के लिए लागू होना चाहिए। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने रिसेंटली ये कहा है कि भारत के अंदर जो लॉ कमीशन है उसको सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए पॉक्सो अधिनियम में आयु मानदंड पर वापस विचार करना चाहिए। मतलब जो 18 एज है, क्या आयु इस चीज का बेस है कि कोई भी बच्चा जो है वो वाकई में युवा हो चुका है? क्या ये एक क्राइटेरिया हो सकता है, या वाकई में सही क्राइटेरिया है कि जैसे 18 एज हो जाती है तो उसमें मैच्योरिटी आ जाती है? कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि 25 साल का व्यक्ति भी जो है वो एक बच्चों जैसी बात करता है, और एक 10 साल का बच्चा बड़ों जैसी बात करता है। तो इट डजंट मैटर।
ऑन डिपेंड ऑन एज। चलिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2012 में पॉक्सो अधिनियम की जो है वो शुरुआत की थी, जैसा कि आप लोग को पता है। इस अधिनियम को बच्चों पर यौन हमले, यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य, जो लिटरेचर्स वगैरह होते हैं, उनसे बचाने के साथ साथ ऐसे अपराधों के परीक्षण के विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए डिजाइन किया गया था। अगर हम लोग बात करें इसके फीचर्स की, तो अ जेंडर न्यूट्रल लॉ, एक लिंग तटस्थ कानून। द पॉक्सो एक्ट एस्टैब्लिशेस ए जनरल न्यूट्रल टोन फॉर द लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज विक्टिम्स बाय डिफाइनिंग ए चाइल्ड एज एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18। एक लिंग तटस्थ कानून, पॉक्सो अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करके बाल यौन शोषण उत्पीड़न के लिए उपलब्ध कानूनी ढांचे के लिए एक लिंग तटस्थ जो है स्थापित करता है। मतलब बेसिकली ये है कि कानून जो है वो कहीं भी आपके जो सेक्स है उस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब आपका चाहे आप महिला हो पुरुष हो, तो उस पर जो है उससे बिल्कुल दूर है। पॉक्सो एक्ट दोनों पर बराबर रूप से लागू होता है। नॉट रिपोर्टिंग अब्यूज इज एन ऑफेंस। जो भी दुर्व्यवहार की रिपोर्ट है वो सामने नहीं आती है। किसी संस्था पर प्रभारी कोई भी व्यक्ति जो अधीनस्थ से संबंधित यौन अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, दंडित किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीनियर जो होता है वो जूनियर का जो है शोषण करता है। अगर वो शोषण सेक्सुअली होता है, ऑफेंस है वो, तो कई बार जूनियर जो है वो इस कदम को नहीं उठा पाते। वो हमेशा डरे सहमे रहते हैं अपने जॉब को लेकर, क्योंकि उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वो डरते हैं उस चीज से कि वो रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो बेसिकली जितने केसेस रिपोर्ट होने चाहिए उतने रिपोर्ट होते नहीं हैं। फिर हम लोग बात करें नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग अब्यूज। अ विक्टिम कैन रिपोर्ट एन ऑफेंस एट एनी टाइम इवन ए नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर द अब्यूज हैज बीन कमिटेड। तो जितने भी सेक्सुअल ऑफेंस हैं, इसमें क्या है कि कोई समय सीमा नहीं है कि कितने समय में रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराई जाए। पीड़ित किसी भी समय अपराध की रिपोर्ट कर सकता है, यहां तक कि दुर्व्यवहार के किए जाने के कई साल बाद भी। लेकिन कई कंडीशंस में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग ऑफेंस की बात करते हैं, जैसे लोकपाल की बात करते हैं, जब कोई भी अपराध होता है तो आप देखते हैं कि 3 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, 6 महीने में रिपोर्ट दर्ज कराना आवश्यक होता है। लेकिन पॉक्सो एक्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर देयर इज नो टाइम लिमिट। आप कभी भी जो है वो मामला दर्ज कर सकते हैं। पीड़ित की पहचान की गोपनीयता बनाए रखना, मतलब जो भी पीड़ित है, विक्टिम है, इसकी पहचान जो है वो हमेशा सिक्योर रखी जाती है। अधिनियम मीडिया के किसी भी रूप में पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण पर रोक लगाता है, सिवाय इसके कि अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालतों द्वारा अनुमति दी गई है। तो ये कुछ सैलेंट फीचर्स हैं जो आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प करेगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको 4 फीचर लिखने के लिए कह दे, या फिर कह दे कि कौन सा पॉक्सो एक्ट का फीचर नहीं है। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, न्यू ऑब्लिगेशंस अंडर द पॉक्सो रूल्स 2020। तो ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं? बच्चों को रखने वाली या नियमित संपर्क में आने वाली किसी भी संस्था को समय समय पर पुलिस सत्यापन और प्रत्येक कर्मचारी की पृष्ठभूमि की जांच करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर साल बेसिकली आपको पता है कि एवरी ईयर जो है इसका वेरिफिकेशन होता है। तो बच्चों को रखने वाली संस्था होती है, ठीक है, उसको पुलिस से सत्यापन करना, उसका वेरिफिकेशन करना, और जितने भी वहां पर कर्मचारी काम करने वाले हैं उनके बैकग्राउंड की जांच करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसी संस्था को अपने कर्मचारियों को बाल सुरक्षा और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नियमित जो है वो प्रशिक्षण देना पड़ता है, क्योंकि कोई ऑफेंस हुआ है, उस ऑफेंस को समझने के लिए भी आपके पास में ऐसी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि आप उसमें से इस चीज को खोजकर बाहर निकालो कि वाकई में चाइल्ड अब्यूज जो है वो हुआ है। पॉक्सो एक्ट परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पर देखें तो इंडिया का जो पॉक्सो एक्ट है वो कहां स्टैंड करता है, अगर उसको कंपेयर करें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो 2019 की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के सर्वेक्षण में किए गए देश में बच्चों को यौन शोषण और शोषण से बचाने के लिए भारत की कानूनी प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस मीट्रिक पर भारत ने यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया है। तो मतलब भारत का जो पॉक्सो एक्ट है वो वाकई में अच्छा है, मतलब वो काम कर रहा है। हाँ, कई बार क्या होता है कि देखिए हर चीज हर जगह जो है एक्सेप्शनल होता है, अपवाद होते हैं, लेकिन फिर भी भारत का जो पॉक्सो एक्ट बनाया गया है वो काफी अच्छा है। आगे जब समय की जरूरत होगी तो हम लोग और इसमें इंप्लीमेंट करेंगे ना, समझ रहे हैं आप लोग? तो हर कोई भी चीज होती है वो पहली बार में परफेक्ट नहीं बनती है, कोई ना कोई कमी उसमें जरूर रहती है। इसलिए भारत के अंदर भी ये कोशिश की गई है कि एक बार ये जो एक्ट है वो बनाया जाए और उसके बाद में फिर इसको अच्छे से सुधार किया जाए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। कंसर्न्स की बात करें
तो इतने ज्यादा अभी चाइल्ड अब्यूज हो रहे हैं कि कानून जो है, लॉज, उनके अस्तित्व के बावजूद भी चाइल्ड अब्यूज की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है और वाकई में बहुत ज्यादा हो रहे हैं ये। तो फिर कानून को बनाने का मतलब क्या निकला है? मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। देखिए, जहां पर जिस भी देश में, जिस भी कंट्री में, कई डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, स्टेट ले लीजिए, जो भी है, अगर मान लीजिए कि सभी अच्छे लोग हैं उस देश के अंदर, तो उस देश को कानून की जरूरत नहीं है। अगर किसी देश में पूरे करप्ट लोग हैं तो भी वहां पर कानून की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि करप्ट लोग कभी भी कानून को मानेंगे नहीं, उसको फॉलो नहीं करेंगे। और जहां पर अच्छे लोग हैं उनको मानने की जरूरत ही नहीं है, वो वाकई में इंटरनली जो है वो मोटिवेटेड है इस चीज को लेकर। तो बेसिकली जहां पर भी अच्छे और बुरे दोनों लोग रहते हैं वहां पर कानून की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी कुछ समय के अंदर पैमाने जो है वो सामने आए हैं जिसमें चाइल्ड एब्यूज की घटनाएं जो हैं वो देखने को मिली है। तो भारत में हर 2 में से 1 बच्चा यौन शोषण का शिकार है। ये वाकई में वर्तमान में ये हालत है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसके हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है, उसके भी द्वारा जो है रिपोर्ट कई बार जारी की गई है। भारत के अंदर जो एब्यूज होते हैं, चाहे वुमेन एब्यूज की बात करें, चाइल्ड एब्यूज की बात करें, तो अपराधी पीड़ित के परिचित होते हैं मैक्सिमम, उनकी फैमिली मेंबर या फैमिली में कोई रिलेटिव। बहुत सारे जो है वो अधिकतर मामले ये देखे जाते हैं, जिसके कारण पीड़ित निवारण के लिए अधिकारियों से संपर्क करने में हिचकिचाते हैं। साइबर अपराध की अगर हम लोग बात करें, साइबर क्राइम, बेसिकली आप लोगों को पता है कि जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 244 जब पढ़ते हैं, तो क्राइम, ये जो साइबर क्राइम होता है, ये बेसिकली आपके ना तो यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में, ये बेसिकली जो रेजिडियरी पावर्स होते हैं जो कि सीधा पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो साइबर क्राइम को उसमें रखा जाता है। तो साइबर क्राइम के नए रूपों में उभरने के साथ कोविड-19 महामारी के बाद से बाल शोषण की घटनाएं भी तेज बढ़ी हैं। पॉक्सो अधिनियम के बारे में नाबालिग लड़कियों और लड़कों की ओर से जागरूकता और ज्ञान का सामान्य स्तर देश में गंभीर रूप से अपर्याप्त है। आगे का रास्ता क्या है? रिसेंटली कर्नाटक हाईकोर्ट के स्टेटमेंट को हम लोग यहां पे कंसीडर करेंगे कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य शिक्षा विभाग को अधिनियम और इसके प्रावधानों के बारे में कम से कम 9वीं कक्षा से छात्रों को शिक्षित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, मतलब जब छोटा बच्चा है, 9वीं क्लास से ही है, तब से ही जो है उसको एजुकेटेड कर दिया जाए इस मामले को लेकर कि अगर मान लीजिए, जैसे आप लोग कहते हैं जो है गुड टच, बैड टच, ये सब चीजें जो है वो बच्चों को सिखाई जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, उनके द्वारा यह अवार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यहां पर 4 तस्वीरें जो है वो आप लोग देख पा रहे हैं। चारों तस्वीरों के अंदर जो अवार्ड को लेने वाली महिलाएं हैं, उनके चेहरे पर वो शिकन, वो मेहनत हम लोग देख सकते हैं जो उन्होंने अपने काम के दौरान की होगी। एक इंसान के चेहरे से मेहनत कभी हटती नहीं है। जिसने स्ट्रगल किया है अपनी जिंदगी के अंदर, वो स्ट्रगल उसके चेहरे से दिखता है कि वाकई में ये एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। तो यहां पर जो आप लोग 4 पिक्चर्स देख रहे हैं, इनके चेहरे पर वो भाव, वो एक्सप्रेशंस, वो इमोशंस जो हैं जिन्होंने जिंदगी में काम किया है, वो दिख रहे हैं सीधा। तो हम लोग बात करेंगे नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जो कि नर्सेस को दिया जाता है सामाजिक सेवा के लिए। कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, इस अवार्ड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो राष्ट्रपति ने नर्सिंग पेशे को यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया है। मतलब बेसिकली एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से फील्ड से जो है वो रिलेटेड है। तो बेसिकली जो पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स, स्टेटिशियन और सोशल रिफॉर्मर थी, जिनका जन्म जो है वो दिल्ली के अंदर हुआ था। ठीक है, फ्लोरेंस का 1820 के अंदर हुआ। तो क्रीमिया युद्ध 1854 से लेकर 56 के दौरान मरीजों को ठीक करने, मृत्यु दर के आंकड़ों की गणना करने और स्वच्छता के तरीकों में किए गए सुधारों से होने वाली मौतों की संख्या को कम करने में उनके प्रयास की बहुत बड़ी उनका योगदान था। तो क्रीमिया जो युद्ध हुआ था उसके अंदर उनका योगदान था। उन्हें भूमि के साथ दीपक और आधुनिक, मतलब सी इज आल्सो नॉन एज द लैंड विद द लैंप एंड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। मतलब उन्होंने जो नया रास्ता दिखाया, उन्होंने जो नई नींव रखी, उसके रूप में उनको जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 1973 के अंदर
नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये ईयर जो है वो आप लोग जरूर याद रखना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने वर्ष 2020 को नर्स के मिडवाइफ के रूप में जो है वो भी घोषित किया था। तो 2020 का जो साल था उसको, उस साल को नर्सेस एंड मिडवाइफ वर्ष जो है वो घोषित किया गया था। तो जब 200 एनिवर्सरी आप लोग यहां पर याद कर सकते हैं, 2020 में 200वीं जो है एनिवर्सरी मनाई गई और इसी दिन जो है, ठीक है, इसी वर्ष को नर्स एंड मिडवाइफ ईयर जो है वो भी अनाउंस किया गया था। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे पुलित्जर अवार्ड की। आप लोग जो है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किन किन को मिले हैं, मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं, आप जो है इनको जरूर जो है वो आगे एलोबरेट करिएगा। ठीक है। पुलित्जर अवार्ड की हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि पुलित्जर अवार्ड जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा है और अवॉर्डेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ये दिया जाता है पुलित्जर अवार्ड। लेकिन क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या बैकग्राउंड है पुलित्जर अवार्ड के बारे में देखेंगे। जम्मू कश्मीर के एक राजनीतिक दल ने हाल ही में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को धारा 370 के निरस्त होने के बाद जीवन में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दंडित किया जा रहा है। जैसा कि एक कश्मीरी पत्रकार जो है सन्ना मट्टू, मट्टू की कहानी बहुत फेमस हुई है, को व्यक्तिगत रूप से पुलित्जर पुरस्कार स्वीकार करने से रोका गया था कि भाई पुलित्जर अवार्ड जो है वो बेसिकली कश्मीर के सन्ना मट्टू जो है उनको दिया गया और उनको जो है कश्मीर के लोग जो थे उन्होंने विरोध भी किया इस चीज का। आर्टिकल 370, जैसे कि आप लोग को पता है कि ये 370 को हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को और उस दिन ये भी अनाउंस किया गया था कि हम लोग लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, इसको यूनियन टेरिटरी जो है वो अनाउंस करेंगे। इसीलिए फिर 31 अक्टूबर को 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रेम किए गए और उसी समय यह भी डिसाइड किया गया कि अब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी, उनकी संख्या 9 हो चुकी है और भारत के अंदर राज्यों की संख्या 28 हो चुकी है। लेकिन फिर क्या हुआ, दादर नगर हवेली दमन दीव को मर्ज किया गया और अब एट प्रेजेंट 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, याद रखिएगा। राइटर्स की बात करें तो एजेंसी के 4 भारतीय फोटोग्राफर हैं। दानिश सिद्दीकी जानते होंगे, अफगानिस्तान की इनकी जो है मृत्यु भी हो चुकी है। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे ने भारत के कोविड-19 संकट के अपने कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी के लिए 2022 का पुलित्जर अवार्ड जो है वो जीता है। चारों व्यक्ति के नाम याद कर लेना, जिसमें दानिश सिद्दीकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से जो है विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इनमें से किसने वो पुरस्कार नहीं लिया है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है जरूर ध्यान रखना। 1937 में अमेरिका में गदर पार्टी के सदस्य भारतीय अमेरिकी पत्रकार गोविंद बिहारी लाल पत्रकारिता के लिए पुरस्कार पाने वाले पहले जो है पुरस्कार थे। तो ये आप लोग जो है पहले भारतीय थे, तो गोविंद बिहारी लाल जो है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये समाचार पत्रों, मैगजीन्स होती है, ऑनलाइन जितना भी आपके जर्नलिज्म होता है, चाहे हम लोग लिटरेचर की बात करें, म्यूजिकल कंपोजिशन की बात करें, उनके लिए एक वार्षिक जो है ईयरली ये प्राइज दिया जाता है। 1970 में जोसेफ पुलित्जर एक समाचार पत्र के प्रकाशक थे, उनकी वसीयत को बेसिकली पुलित्जर अवार्ड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा भी क्या दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। इसने जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 370 को छोड़कर आवेदन की छूट दी और राज्य को अपने स्वयं के संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति दी। इसने जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों की प्रतिबंधित कर दिया। मतलब बेसिकली जैसे आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद में लोगों का वहां पर ट्रेड रिलेटेड और भी जो है कंसर्न बढ़ने लगे, उनको थोड़ा सा और इकोनॉमिकली सपोर्ट मिलने लगा। लेकिन बेसिकली कुछ लोकलाइज जो थे वो इस चीज का विरोध भी करने लगे और आज भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण कोई स्टेप नहीं लिया जाए, ये बहुत गलत होता है। ऐसे नहीं कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो हम अपने काम करना ही छोड़ दें, ये नहीं होता है कभी भी। कुछ लोग हमेशा विरोध करते रहेंगे, आपका काम करने का तरीका हमेशा जबरदस्त होना चाहिए। तो बेसिकली जब इसको विलय किया गया जम्मू एंड कश्मीर को, तो विलय के साधन में शामिल विषयों में एक केंद्रीय कानून का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श की आवश्यकता थी। हालांकि अन्य मामलों में राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य थी। तो जब 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी अनाउंस किया गया, तो उनका ये कंसर्न है कि जब इसको हटाया गया तो आप लोगों को कम से कम कंसर्न जो है वो करना चाहिए था। यहां पर राष्ट्रपति शासन आप लोगों को पता है, प्रेसिडेंशियल रूल जम्मू कश्मीर के अंदर लगा हुआ था और वहां पर अब फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि जब भी
प्रेसिडेंशियल रूल रखते हैं आर्टिकल 356, तो फिर आपको विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो कंडीशन कुछ ऐसी ही थी। वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि बेसिकली आपको परमिशन लेनी चाहिए थी उस समय। तो उन्होंने सीधा ये जो अवार्ड है इस पर निशाना जो है वो साधा है। आगे हम लोग बात करेंगे 22nd लॉ कमीशन की। विधि के अंदर जो भी सलाहकारी एक संगठन है, जो भी एक निकाय है, उसको हम लोग लॉ कमीशन कहते हैं। तो 2.5 साल के बाद भारत के 22वें विधि आयोग का गठन न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी के नेतृत्व में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम आप लोग जरूर याद रखना, ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी के नेतृत्व में किया गया है। इनका जो टेन्योर है वो कितना होगा, 3 साल का होगा। ठीक है, ऐसे कानूनों की पहचान करें जिनकी अब आवश्यकता या प्रासंगिकता नहीं है। मतलब इनका काम क्या है, देखिए बेसिकली कि ऐसे कानून जो हैं उनको लॉज को आइडेंटिफाई करे जिनकी जरूरत है और जिनकी जरूरत नहीं है, और उनको तत्काल रूप से जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए जिनकी जरूरत नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आलोक में मौजूदा कानूनों की जांच करें और सुधार के तरीके सुझाएं। निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनों को सुझाव दें। सामान्य महत्व के केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करें ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके। विसंगतियों को, जो अस्पष्टताएं, ट्रांसपेरेंसी कम है, उनको, असमानताओं को दूर किया जा सके। भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, जो कि कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए निश्चित शर्तों के साथ भारत सरकार की एक अधिसूचना द्वारा गठित किया गया था। बेसिकली एक नोटिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया जिसके तहत लॉ कमीशन जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो नाम आपको पता है ना, ऋतुराज अवस्थी। 3 साल का इनका टेन्योर रहने वाला है। आयोग अपने संदर्भ में शर्तों के अनुसार सरकार को सिफारिशें रिपोर्ट के रूप में करता है। लॉ कमीशन का गठन पहली बार 1955 में किया गया था और इसने अब तक 277 रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की है। 277 रिपोर्ट जो है वो अब तक प्रस्तुत कर दी हैं। कानून मंत्रालय के वेबसाइट के अनुसार भारतीय विधि आयोग भारत में कानूनों की उत्कृष्ट, विचारोत्तेजक और महत्वपूर्ण समीक्षा को प्रदान करता है। ठीक है, तो हमने देख लीजिए आप लोग कुछ पॉइंट जो है वो आप लोग को ध्यान रखने हैं कि पहली बार कब गठित हुआ, 1955 में। अब तक 277 रिपोर्ट दे चुकी हैं। ऋतुराज अवस्थी जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। 3 साल का इनका टेन्योर है। कुछ बातें होती हैं उनको आपको याद करना ही पड़ता है। आगे देखिए, इंक्लूजन ऑफ दलित क्रिश्चियन, दलित मुस्लिम इन एसिलिट। अनुसूचित जाति की सूची में दलित जो मुस्लिम है, दलित ईसाई जो है, दलित मुस्लिम, उनको शामिल करना। बहुत अभी मामला जो है काफी इसने तूल भी पकड़ा था, जानते हैं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में दलित ईसाई हैं और जितने भी दलित जो हैं मुस्लिम्स हैं उनको शेड्यूल कास्ट की सूची में शामिल करने के मामले पर सुनवाई चल रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। 2019 में अनुसूचित जाति एससी के सदस्यों के रूप में जितने भी दलित हैं, अब बेसिकली ये दलित शब्द जो आ रहा है ना आपकी, ये दलित शब्द, देयर इज नो डिफाइन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अनटचेबिलिटी को भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये भी डिफाइन नहीं ही है। ठीक है, तो 2019 में एससी के सदस्यों के रूप में दलित ईसाई को शामिल करने की संभावना को खारिज कर दिया गया था। पहले तो हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म के विरोध में इस्लाम और ईसाई धर्म के विदेशी मूल कहने की बातें जो हैं वो बहुत सामने आती हैं। हालांकि सरकार ने सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा है। अनुसूचित जातियों की पहचान एक विशिष्ट सामाजिक कलंक, ठीक है, और कोई पिछड़ापन के आधार पर इनको जो है एलिमिनेट करते हैं। इसकी इर्द गिर्द केंद्रित है जो संविधान की आदेश 1950 में पहचाने गए समुदाय तक सीमित है। कुछ जन्मजात सामाजिक राजनीतिक अनिवार्यताओं के कारण 1956 में डॉक्टर अंबेडकर के आह्वान पर एससी ने बौद्ध धर्म में स्वेच्छा से बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने लगभग अपने 1.5 लाख जो फॉलोअर्स थे उनके साथ में बौद्ध रिलीजन जो है इसको एडॉप्ट किया। लेकिन जो स्थिति उनकी खुद की जाति में दलित के रूप में थी, वहां पर जाकर उनके साथ में वैसा ही व्यवहार किया गया। आज कोई भी देख लीजिए, अगर आज मान लीजिए कोई भी मुस्लिम व्यक्ति है वो हिंदू धर्म को धारण करता है, तो हिंदू धर्म के आने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाएगा। और हिंदू अगर कोई मुस्लिम या किसी अदर कास्ट में जाता है तो वो भी कोई गारंटी नहीं कि उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाएगा। तो ठीक वैसा ही जो है वो किसके साथ में हुआ था, भीमराव अंबेडकर के साथ में भी हुआ था। ऐसे धर्मांतरित लोगों की मूल जाति समुदाय स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि यह ईसाई और मुसलमानों के संबंध में नहीं कहा सकता, जो अन्य कारकों के कारण परिवर्तित हो सकते हैं, क्योंकि रूपांतरण की प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। आप लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आर्टिकल 25 to 28, वहां पर लिखा हुआ है कि कोई इंसान अगर स्वेच्छा से धर्म का परिवर्तन करता है, चेंज करता है, तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी उसको इकोनॉमिकल ट्रैप में फंसा कर
कोई आर्थिक प्रलोभन देकर और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराता है तो ये कहीं ना कहीं अपराध घोषित होता है। तो 1950 का संविधान अनुसूचित जाति आदेश केवल हिंदुओं की अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता दी है। सिख धर्म 1956 में उन दलितों को शामिल किया गया जो बौद्ध धर्म 1990 में परिवर्तित हो गए थे। तो बेसिकली हर जो जाति है उसके लिए धर्म के लिए अलग अलग कानून बनाए गए। दोनों संशोधनों की रिपोर्ट से सहायता मिली कि 1955 में काका कालेलकर आयोग गठित हुआ। 1983 के अंदर अल्पसंख्यकों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर उच्च अधिकार प्राप्त पैनल जो है इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, उनकी रिपोर्ट को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया गया था। तो काका कालेलकर आयोग के बारे में आप लोग जानते होंगे कि बेसिकली ओबीसी के लिए जो गठित आयोग था वो सबसे पहला आयोग काका कालेलकर आयोग ही था आरक्षण के ऊपर। फिर हम लोग अगर अनटचेबिलिटी की बात करें तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी तो ये भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप लोगों ने अगर 2017 यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखा हो तो वहां पर इस शब्द को लेकर क्वेश्चन भी पूछा गया था। यह हिंदू धर्म और उसकी शाखाओं की विशेषता थी, इस्लाम या ईसाई धर्म की नहीं थी। भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई जो है, तो इन्होंने सरकार को आगाह किया था। ठीक है, इस शब्द को थोड़ा आप लोग ऑनर के अंदर जरूर लीजिएगा, है ना, ये इसने लिखा हुआ इन्होंने कर लीजिएगा, ऑनर हमको देना चाहिए। तो सरकार को आगाह किया था कि एससी का दर्जा जो है अनटचेबिलिटी के अभ्यास से उत्पन्न होने वाली सामाजिक अक्षमताओं से पीड़ित समुदाय के लिए है। इट हैड कॉज द गवर्नमेंट दैट सुप्रीम कोर्ट स्टेटस is meant for communities suffering from social disabilities arising out the practice of untouchability। समावेशन के लिए अगर हम लोग बात करें कि बेसिकली वाई आर दलित क्रिश्चियन एक्सक्लूड, उनको जो है वो अलग क्यों किया गया है, तो समावेशन के लिए नियमों में एक जो है शासनादेश मतलब अ मैंडेट इन रूल इन इंक्लूजन। ठीक है, इट वाज अ फ्रेम इन 1999 एंड रिक्वायर्स आरजीआई अप्रूवल। तो बेसिकली जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उनकी अप्रूवल जो है उसकी आवश्यकता थी। ठीक है, तो 1990 के अंदर ये बनाया गया था। 1990 में एससी जो है, ठीक है, एससी जाति के रूप में धर्मांतरित बौद्धों को शामिल करने के लिए संशोधन पारित किया गया था। ठीक है, तो कई बौद्ध जो थे उन्होंने उस कास्ट को अडॉप्ट किया जो कि एससी के अंदर शामिल होती हैं। तो उनको भी क्या वाकई में, पहले तो वो बौद्ध धर्म में था फिर वो एससी के अंदर कन्वर्ट होता है, तो क्या एससी के बेनिफिट्स उसको मिलने चाहिए। ठीक है, फिर इंक्लूजन के लिए आर्टिकल 341 का पार्ट 2 जो है इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले दलित विभिन्न जाति समूह से संबंधित थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एकल जातीय समूह, ठीक है, मतलब सिंगल एथनिक ग्रुप, एकल जातीय समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक जाति जो है हम लोग उसको नहीं कह सकते हैं। कई केस जो है उसको भी हम लोग ऐसे स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे कई स्वतंत्र आयोग की रिपोर्ट उसके अंदर कहा गया कि उन्होंने भारतीय ईसाइयों और भारतीय मुसलमानों के बीच जाति और जातिगत असमानताओं के अस्तित्व का दस्तावेजीकरण जो है वो किया है। तो बेसिकली ये दलित शब्द जो है वो बड़ा अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, कास्टिज्म की अगर हम लोग बात करें तो सिख धर्म और बौद्ध धर्म में भी जातिवाद मौजूद नहीं है और फिर भी उन्हें एससी के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो सिख धर्म के अंदर और बौद्ध धर्म के अंदर मान लीजिए कोई धर्म परिवर्तन करता है तो वहां पर तो कोई जातिवाद नहीं था। ठीक है, अगर वो एससी के रूप में, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के रूप में अपने कास्ट को चेंज करते हैं तो उनको तो जो है वो शामिल किया गया। ठीक है, दलित ईसाई निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता सिख या बौद्ध धर्मांतरितों को शामिल करने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य मौजूद नहीं थे और फिर भी उन्हें एससी के रूप में शामिल किया गया था। तो बेसिकली बात वही है कि जितने भी सिख थे, ईसाई थे, बौद्ध थे, उनको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, लेकिन बस बात यह है कि क्या वाकई में बेनिफिट्स मिलने चाहिए या फिर बेनिफिट के लिए ही वो आ रहा है वहां पर। ठीक है, आरजे की अगर हम लोग बात करें तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा 1949 के अंदर इसको स्थापित किया गया। जनसंख्या के आकार, इसकी वृद्धि आदि पर आंकड़ों पर एक व्यवस्थित संग्रह जो है इसका काम है विकसित करना। तो कलेक्टिव एक अप्रोच इनकी होती है ताकि वो साइज ऑफ पॉपुलेशन और ग्रोथ जो है उसके स्टैटिस्टिक्स पर ये विचार करते हैं। बाद में इस कार्यालय को जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को देश में लागू करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। ठीक है, चलिए कोलेजियम प्रणाली की हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेजियम प्रणाली के बारे में थोड़ा सुनिए। जैसे हम लोग चाहते हैं कि इस क्लास के अंदर जो है मॉनिटर को अपॉइंट करना है कि क्लास का मॉनिटर कौन होगा,
तो बेसिकली क्लास के बच्चों से पूछना चाहिए या फिर किसी दूसरे स्कूल के बच्चों से पूछना चाहिए? तो अगर हम लोग क्लास के बच्चों से ही पूछेंगे कि बताइए तुम्हारा मॉनिटर किसको बनाए, तो हम लोग कहेंगे कि वो कॉलेजियम प्रणाली है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे स्कूल के बच्चों को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, जिनको पता नहीं है एबीसीडी, तो हम लोग कहेंगे कि वो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन था, जो कि 1990 जो है 99 संविधान संशोधन किया गया और बाद में उसको रद्द भी कर दिया गया था। तो कॉलेजियम प्रणाली जो कि फर्स्ट जजेस केस, आपको पता है कि अब तक टोटल 4 जजेस केस हो चुके हैं। एक तो 1984 के अंदर हुआ था पहला, सेकंड जजेस केस 1992, 1998, 30 और जो है फिर फोर्थ हुआ था 2015 के अंदर। कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में हम लोग समझेंगे। तो हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने अपारदर्शी के रूप में कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की, जिसके तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जाती है। तो बेसिकली केंद्रीय कानून और मंत्री जो हैं उन्होंने उसमें जो है कहा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कॉलेजियम के अंदर। वहां पर उन न्यायाधीशों को अपॉइंट कर दिया जाता है जो कि अप्रोच से आ रहे हैं, या फिर कई बार होता है कि 1980 जो है 1980s के अंदर भी हुआ था। इंदिरा गांधी ने जो जूनियर थे उनको जो है वो सीजीआई बना दिया, जबकि उनके सीनियर जो थे वो देख रहे थे, 2 उसमें पोस्ट को क्रॉस किया था। तो एनजेसी की अगर हम लोग अभी बात कर रहे थे, एनजेसी का प्रस्ताव का निकाय था जो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की भर्ती, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार होता है। उसको तो अब जो है वो जो है रद्द किया जा चुका है, क्योंकि 99 संविधान संशोधन 2014 के अंदर किया गया था और फिर बाद में उसको क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। तो बेसिकली एनजेसी ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदल दिया, लेकिन 2015 में न्यायिक स्वतंत्रता के खतरे में डालने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। कॉलेजियम प्रणाली का वह तरीका है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। यह 5 सदस्यीय, याद ध्यान रखना, ये जो है 5 सदस्य इसमें होते हैं, जिसकी अध्यक्षता भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें उस समय अदालत के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की शामिल होते हैं। एक उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उस अदालत के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी जो है वो करते हैं। उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। कॉलेजियम के द्वारा नाम तय किए जाने के बाद ही सरकार की भूमिका होती है। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम के द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित नाम सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा अनुमोदित के बाद ही सरकार तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली कॉलेजियम प्रणाली जो है वही रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि इनका अपॉइंटमेंट जो है वो किया जाना चाहिए। फिर जो मंत्री परिषद है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, वो राष्ट्रपति को जो है वो सलाह देती हैं और अपॉइंटमेंट किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा एक जांच कराने तक सीमित है, यानी कि बेसिकली सरकार केवल जांच करती है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर किसी भी वकील को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाना है तो सरकार भी कॉलेजियम के विकल्पों पर आपत्ति जता सकती है, स्पष्टीकरण मांग सकती है। लेकिन अगर कॉलेजियम उन्हीं नामों को दोहराता है तो सरकार उन्हें नियुक्त करने के लिए बाध्य होती है। तो सरकार ये कह सकती है कि एक बार आप वापस से विचार कीजिए, लेकिन कॉलेजियम जो है उसको माने ना माने, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन कॉलेजियम सिस्टम। तो जजेस जो हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि अगर वो नहीं मानते हैं, वापस से उसी की लिस्ट को रिपीट करते हैं, तो सरकार के लिए मानना जरूरी होता है। तो कॉलेजियम प्रणाली संविधान या संसद द्वारा घोषित किसी विशिष्ट कानून में निहित नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। पी गुप्ता और अन्य बनाम भारत संघ 1981 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय पर सीजीआई की राय की कोई प्रधानता नहीं थी। इस प्रकार परामर्श प्रक्रिया में दोनों का समान महत्व है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूओआई, ठीक है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड 1993 की बात करें तो ये सेकंड जजेस केस की बात कर रहे हैं, ये पहले वाला था 1981, ठीक है, ये 1993। अदालत ने उपरोक्त मामले को खारिज कर दिया और कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में सीजीआई के विचार पर सबसे अधिक महत्व है। फिर 1998 की बात करें, थर्ड जजेस केस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए परामर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना सीजीआई के द्वारा की गई सिफारिश के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। फिर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एमओपी, न्यायपालिका और सरकार के बीच एक समझौता एनजेसी के खत्म होने के बाद अस्तित्व में आया, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मानदंड को रेखांकित करता है। इसका अक्षरशः पालन जो है वो किया जाना चाहिए। चलिए, लेक्चर आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग जो है इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। कुछ मोटिवेशनल लेक्चर जो हैं मैंने यहाँ पर सेंड किए हैं, आप लोग उनको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे हैं आप लोगों के लिए। और लेक्चर की पीडीएफ भी जो है वो भी आप लोग को सेंड
कर दी जाएगी। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चैनल को आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो बेल आइकन पर आप लोग जरूर हिट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।